हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। चलते हैं क्लास की ओर। आज हम पढ़ेंगे टीचिंग मेथड, शिक्षण विधि। कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ हैं। सबसे पहले देखते हैं आगमन विधि। जिसे हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव मेथड। आगमन विधि के जनक कौन है, तो आगमन विधि के जनक है अरस्तु। इस विधि में क्या होता है कि सभी अनुभव एवं उदाहरण का प्रयोग करके अध्ययन करते हैं ना। फिर उसके बाद हम किसकी ओर चलते हैं, नियम की ओर। पहले हम किसकी ओर जाते हैं, उदाहरण से कहाँ चलते हैं, हम नियम की ओर चलते हैं। इसमें पहले एग्जाम्पल बताए जाते हैं। और यह कैसी विधि है, तो यह छात्र केंद्रित विधि है। कैसी विधि है, छात्र केंद्रित विधि। कौन सी विधि पढ़े हम, इंडक्टिव मेथड। यह छात्र केंद्रित होता है। इसमें पहले उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद हम नियम की ओर चलते हैं। और क्या होता है, इसके जनक कौन है, तो इसके जनक है अरस्तु। और इसमें किस पर बल दिया जाता है, तो करके सीखने पर बल दिया जाता है। यह नियम किस पर बल देता है, तो करके। बच्चा स्वयं चीज़ें करके सीखेगा, है ना। करके सीखने पर बल दिया जाता है। अब देखते हैं इस विधि के। सबसे पहले आएगा इसमें उदाहरण से हम किस पर चलते हैं, नियम की ओर। क्या क्या विधियां हैं, तो उदाहरण से किस पर चलते हैं, नियम की ओर। स्थूल होता है बड़ा। स्थूल से हम किस पर जाएंगे, सूक्ष्म की ओर जाएंगे। तो ये क्या है, स्थूल से किस पर चलती है, सूक्ष्म की ओर चलती है। बच्चा विशिष्ट क्रियाएं पहली करता है, उसके बाद सामान्य की ओर चलते हैं। ज्ञात से, जो चीज़ें हमें ज्ञात है उससे कहाँ चलते हैं, अज्ञात की ओर। मूर्त चीज़ें हैं ना, जो चीज़ें सामने हैं उसको पहले दिखाई जाती है, उसके बाद जो अमूर्त है उस ओर ले जाया जाता है। तो ये हमारी हो गई आगमन विधि। फिर हमारा आता है निगमन विधि, जिसे क्या कहते हैं हम, डिडक्टिव मेथड। इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले इसके भी प्रतिपादक कौन है, तो अरस्तु ही है। इसमें सर्वप्रथम कहाँ जाया जाता है, इसमें नियम की ओर। नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। इसमें सबसे पहले नियम बताए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण देकर नियमों को समझाया जाता है। इस विधि में कौन केंद्रित होता है, तो इसमें शिक्षक केंद्रित होते हैं। आगमन विधि में छात्र केंद्रित होता है। इसमें कौन होते हैं, तो यह टीचर सेंटर्ड होते हैं। यह शिक्षक केंद्रित है। इसमें शिक्षक ही सभी नियम सिखाते हैं। निगमन विधि में क्या होता है, आगमन विधि से विपरीत होते हैं, है ना। और ये क्या करते हैं, इसमें शिक्षक ही सारे नियमों को सिखाते हैं। निगमन विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत कार्य करता है। यह कैसे चलता है, तो इस विधि में देखें, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर चलते हैं, है ना। सूक्ष्म से स्थूल की ओर। छोटी चीज़ें हैं उसको क्या कहते हैं, सूक्ष्म। बड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, स्थूल। तो छोटा से कहाँ चलते हैं, बड़े की ओर। सूक्ष्म से स्थूल की ओर। सामान्य से कौन सी क्रियाएं, विशिष्ट क्रियाओं की ओर। अज्ञात से कहाँ चलते हैं, ज्ञात की ओर। जो चीज़ें हमें पता नहीं है उसे पहले बताया जाता है, उसके बाद जिसके बारे में हम जानते हैं, जो हमें ज्ञात है, उनके बारे में बताया जाता है। नियम से कहाँ चलते हैं, उदाहरण की ओर। पहले नियम बताए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण बताए जाते हैं। फिर चलते हैं प्रोजेक्ट विधि, है ना, प्रोजेक्ट मेथड। इस विधि के प्रतिपादक कौन है, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक किलपैट्रिक हैं। एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस विधि के में कौन केंद्रित होता है, तो यह अनुभव केंद्रित होते हैं। यह कौन सी केंद्रित होती है, अनुभव। बच्चा स्वयं चीज़ें अनुभव करके सीखता है। तो प्रोजेक्ट विधि में क्या होते हैं कि स्वयं चीज़ें करके सीखते हैं। यह बालकों के समाजीकरण पर क्या करता है, विशेष बल देता है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और अपनी समस्याओं का हल स्वयं अपने स्वतंत्र विचारों से करते हैं। इस विधि में वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है। अपने जीवन की समस्याओं का भी समाधान कर सकते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा है। इस विधि का समाधान क्या है, देखो यह क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा है। इस विधि में विद्यार्थी क्या करते हैं, सक्रिय और क्रियाशील रहते हैं, समूह में कार्य करते हैं। प्रोजेक्ट विधि में देखो, प्रोजेक्ट विधि में क्या क्या होगा, यह छात्र केंद्रित शिक्षा है। कैसी शिक्षा है, छात्र केंद्रित है, जिसमें बच्चा क्या करता है, स्वयं चीज़ें करके सीखता है ना, अनुभव द्वारा सीखता है। कैसे, तो स्वयं अपने अनुभव के द्वारा। इसमें बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और जो भी अपनी समस्याएं उनका समाधान क्या करता है, स्वयं करता है।
और बच्चा कैसे होता है इसमें, बच्चा सक्रिय रूप से क्रियाशील रहकर कार्य करता है और प्रोजेक्ट विधि होने के कारण बच्चा क्या करता है, समूह में रहकर कार्य को करता है, जिससे उनमें क्या बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ जाती है, उसमें आत्मविश्वास पैदा होती है क्योंकि वह काम को स्वयं किया रहता है। फिर हमारा आता है प्रत्यक्ष विधि, जिसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड। इस विधि में क्या होगा, बालकों को बिना व्याकरण का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में बालक जो मातृभाषाएं होती है उसे बिना किसी मध्यस्थता बनाए, है ना, उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। आपके घर में जो आपकी मातृभाषा बोली जाती है उनका सहारा नहीं लिया जाता। इसमें मातृभाषा को मध्यस्थता नहीं बनाई जाती। मातृभाषा के बिना ही प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से बालक को अन्य भाषा सिखाई जाती है। कौन सी विधि में, प्रत्यक्ष विधि में, डायरेक्ट मेथड में। फिर क्या किया जाता है, विद्यार्थी को सीधे बार बार मौखिक एवं लिखित अभ्यास द्वारा सीधे नई भाषा सिखाई जाती है। अगर हम बच्चे को किसी भाषा को सिखा रहे हैं ना, कोई नई भाषा सिखा रहे हैं, तो आपकी भाषा जैसे हिंदी है तो हिंदी को मध्यस्थता बनाए बिना आपको क्या सिखानी है, अंग्रेजी भाषा सीख रहे हैं आप, क्या सीख रहे हैं, अंग्रेजी भाषा, तो आपको हिंदी भाषा को मध्यस्थता नहीं बनाया जाएगा। बिना इसके बार बार केवल क्या सिखाई जाएगी, अंग्रेजी को ही। कैसे, तो मौखिक और लिखित रूप से बार बार उसका क्या किया जाएगा, अभ्यास, और सीधे आपको नई भाषा, कोई भी भाषा हो सकती है, मैं एक एग्जांपल दी हूँ आपको अंग्रेजी भाषा का, है ना, तो यह कोई भी भाषा हो सकती है जिसका बार बार अभ्यास कराकर आपको यह भाषा सिखाई जाती है। वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर आप इंग्लिश में बात करेंगे, आप क्या करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे और इंग्लिश में कन्वर्सेशन करेंगे। इंग्लिश में आपको क्या करना है, कन्वर्सेशन करना है, आपस में बातचीत करनी है इंग्लिश में। ऐसा इस विधि में प्रयोग किया जाता है कि इंग्लिश में हमें बात करनी है। जो भी भाषा, ये इंग्लिश की जगह उर्दू, अरबी, मराठी, गुजराती, कोई भी भाषा हो सकती है। जिस भाषा को आप सीख रहे हैं उसी भाषा में आपको बातें करनी है, उसी भाषा में आपको लिखित रूप से कार्य करने हैं। दृश्य सामग्री दिखाई जाएगी जिसका प्रयोग करके आपको क्या करना है, उस भाषा को सीखनी है। यह प्राथमिक कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी होता है ना। कौन सा विधि, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। फिर हमारा आता है विश्लेषण, जिसे हम क्या कहते हैं, एनालिसिस मेथड। इस विधि के जनक कौन है, तो हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन है, आर्मस्ट्रॉन्ग। विश्लेषण विधि में क्या करते हैं, हम समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उस समस्या का समीक्षा करते हैं, हल करते हैं। विश्लेषण विधि में क्या करते हैं हम, तो इन्हें समस्या को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उनका क्या करते हैं, समाधान करते हैं। जो भी हमारी समस्या है उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं, फिर उनका अध्ययन करते हुए उनकी क्या करते हैं, समीक्षा करके उनका हल निकालते हैं। फिर हमारा आता है संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि में क्या करेंगे हम, सिंथेसिस, है ना। सिंथेसिस मेथड में क्या होगा, इनके भी जनक कौन है, तो एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ही है। विश्लेषण विधि में हम क्या किए थे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटे थे, और संश्लेषण विधि में क्या करते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं ना। विश्लेषण विधि एक दूसरे के पूरक होते हैं। विश्लेषण कर लेने पर ही क्या किया जाता है, संश्लेषण। पहले हम चीज़ों का विश्लेषण करते हैं, फिर उनका संश्लेषण किया जाता है। इस विधि के माध्यम से किसी समस्या को छोटे छोटे भागों को क्या करते हैं, हम जोड़ते हुए समस्या का हल करते हैं। विश्लेषण विधि में क्या किए थे, कोई भी हमारी समस्या थी उसे हम क्या किए थे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटे थे। अब इन छोटे छोटे टुकड़ों को इसमें क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। कौन सी विधि में, संश्लेषण विधि में। विश्लेषण में हम तोड़ते हैं छोटे छोटे भागों में, और संश्लेषण विधि में क्या करते हैं, इन छोटे टुकड़ों को आपस में जोड़ते हैं, फिर उन समस्याओं का क्या करते हैं, समाधान करते हैं। यह विधि किस पर काम आती है, तो ज्यामिति, जो ज्योमेट्री है ना, उसमें किया जाता है। प्रोफेसर यंग के अनुसार संश्लेषण विधि, सबसे पहले हम क्या पढ़ें, संश्लेषण विधि के द्वारा क्या करते हैं, सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है। ये कौन कर रहे हैं, कौन कह रहे हैं, यंग कह रहे हैं। परंतु विश्लेषण विधि में क्या होगा, स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है। फिर हमारा आता है अनुकरण, इमिटेशन, है ना, नकल किया जाता है इसमें। इस विधि में बालक क्या करते हैं, अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि का कहा जाता है।
इस विधि में बालक क्या करता है, शिक्षक जो भी जैसा भी करता है उसका क्या करता है, नकल करता है, अनुकरण करके सीखता है, लिखना पढ़ना सीखता है। जैसे टीचर जो भी बोलते हैं उनके बाद बच्चा स्वयं उन चीज़ों को क्या करता है, दोहराता है। टीचर जो भी लिखता है उन चीज़ों को भी बच्चा लिखता है। तो इसमें क्या किया जाता है, अनुकरण किया जाता है। इसमें शिक्षक के उच्चारण के को सुनकर बच्चा क्या करता है, वाचन करना सीखता है, बोलना सीखता है। पहले शिक्षक बोलते हैं, फिर बच्चा उनका अनुकरण करते हैं। यह हमारा आता है व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। यह सबसे पुरानी विधि है और प्राचीन विधि है। इस विषय की व्याख्या की जाती है। देखो, व्याख्यान विधि को क्या माना जाता है, सबसे प्राचीन विधि है ना। इस विधि में किसकी भूमिका होती है, तो शिक्षक की भूमिका होती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, शिक्षक केंद्रित शिक्षा कहते हैं, शिक्षण विधि कहते हैं। मेमोरी लेवल का शिक्षण अधिगम कराती है। यह विधि क्या कराती है, मेमोरी लेवल का, है ना, स्मृति स्तर का शिक्षण कराती है। यह किसके लिए उपयोगी है, तो सामाजिक विज्ञान जैसे सोशल साइंस होता है उसमें इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। किसका, लेक्चर मेथड का। फिर हमारा आता है मारिया मोंटेसरी विधि। मारिया मोंटेसरी इटली के एक चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री थे, जिसके नाम से कौन सी विधि आई, मोंटेसरी विधि प्रसिद्ध है। यह पद्धति 2.5 वर्ष से कितने वर्ष तक, 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे के लिए प्रयोग में ली जाती है। इसका विकास डॉक्टर मारिया मोंटेसरी द्वारा किया गया। तो कौन सी विश्वविद्यालय में, मंद बुद्धि, जो हमारे विश्वविद्यालय में किसके लिए किए गए, तो मंद बुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु, इनकी शिक्षा हेतु इस विधि का प्रयोग किया गया, जो कुछ समय के बाद सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए भी उपयोग में लाई गई। डॉक्टर मारिया का कहना है, शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। बच्चे का क्या करना, सर्वांगीण विकास करना। फिर हमारा आता है डाल्टन विधि। इसके जनक कौन है, तो इसके जनक है हेलेन पार्कहर्स्ट। इस विधि का निर्माण कक्षा में होने वाले शिक्षण के दोषों को क्या करना है, दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके लिए कुछ अध्यापक छात्रों द्वारा क्या करते हैं, कुछ निर्धारित कार्य जैसे क्या असाइनमेंट के रूप में दिए जाते हैं, जिसे विद्यार्थी को दिए समय के भीतर उन्हें क्या करना है, पूरा करना है। इस प्रकार इस विधि का कार्य करने में बालकों में पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। डाल्टन विधि में क्या किया जाता है कि कोई भी एक असाइनमेंट बच्चे को एक समय में पूरा करने के लिए दी जाती है, जिससे बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, है ना, और उसे पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। ये पूछा जाएगा कि डाल्टन विधि के कौन है जनक, तो हेनरी पार्कहर्स्ट। फिर आता है हमारा भाषा संसर्ग विधि। इसमें क्या है कि यह एक व्याकरण शिक्षण के लिए उपयोगी है। इस विधि को क्या कहते हैं, तो अव्याकृति विधि भी कहते हैं, इनके नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में क्या होता है, रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान किया जाता है। यह प्राथमिक कक्षाओं के लिए काम में ली जाती है, क्योंकि यह भाषा की शुद्धता के प्रयोग पर बल देती है। हमें भाषा को क्या करनी है, शुद्ध बनानी है। इस विधि द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। सबसे पहले हम क्या पढ़े हैं, सबसे पहले हम पढ़े आगमन विधि। आगमन विधि में कौन केंद्रित होता है, तो इसमें बालक इंपॉर्टेंट है या छात्र केंद्रित होता है। इसमें सबसे पहले क्या दिए जाते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं। उदाहरण से हम कहाँ चलते हैं, नियम की ओर चलते हैं। सबसे पहले क्या बताए जाते हैं इसमें, उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। ये पूछे जाते हैं एग्जाम में कि उदाहरण से नियम की ओर कौन सी विधि में, तो आगमन विधि में स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अमूर्त से अमूर्त की ओर। इसी तरह अगर हम देखें कौन सी विधि में, निगमन विधि में, तो निगमन विधि ठीक इनके विपरीत होता है। निगमन विधि क्या होता है, ठीक इसके विपरीत। यह कौन सा केंद्रित होता है, तो यह क्या होता है, शिक्षक केंद्रित होता है, क्योंकि शिक्षक जो भी उदाहरण देते हैं ना, वह उदाहरण के माध्यम से नियमों को क्या करते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। यह कैसे चलती है, तो इस विधि में प्रमाण से कहाँ चलते हैं, प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से कहाँ चलते हैं, स्थूल की ओर, सामान्य से कहाँ चलते हैं, विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। फिर हमारा आता है प्रोजेक्ट विधि। इसमें बच्चा क्या करता है, स्वतंत्र रूप से समूह में रहकर कार्य करता है और अपनी
जो भी नियम है, जो भी समस्याएं हैं, उनको स्वयं अपने अनुभव के द्वारा उनका समाधान निकालता है। फिर हमारा आया था प्रत्यक्ष विधि। इनमें मातृभाषा को मध्यस्थता बनाए बिना किसी अन्य भाषा को सिखाई जाती है। कैसे? तो बार बार अभ्यास करके मौखिक रूप से या लिखित रूप से बार बार उनका क्या कराया जाता है, अभ्यास कराया जाता है, और उनमें मातृभाषा को मध्यस्थता नहीं बनाई जाती। फिर आता है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में हम क्या किए थे, चीज़ों को, है ना, छोटे छोटे जो हमारी समस्याएं आई थी उनके लिए हम क्या किए थे, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके उनका समाधान किए थे। फिर हमारा है संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि में हम क्या किए थे कि जो भी हमारी समस्याएं थी इन छोटे छोटे टुकड़ों में बांटे थे, उनका अब हम क्या करेंगे, उन छोटी छोटी टुकड़ों को आपस में जोड़कर उनका समाधान करते हैं। तो यह किस में होता है, जो ज्यामिति में होता है, ज्योमेट्री के लिए किया जाता है ना। फिर आया था हमारा अनुकरण। अनुकरण में हम क्या किए थे, नकल, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इमिटेशन, है ना। अनुकरण में क्या करते हैं, नकल करके चीज़ों को सिखाते हैं। बच्चा क्या करता है, उन चीज़ों को दोहराता है। शिक्षक स्वयं बोलते हैं, उनको पीछे पीछे सुनकर बच्चा उन चीज़ों को क्या करता है, दोहराकर उन चीज़ों को सीखता है। तो यह क्या करते हैं, इसमें शिक्षक ही बोलते हैं, फिर बच्चा क्या करते हैं, उनका अनुसरण करते जाता है। फिर हमारा आया था व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। ये हमारा सबसे पुरानी विधि है। इसमें शिक्षक केंद्रित होते हैं ना। यह क्या से केंद्रित होते हैं, तो शिक्षक केंद्रित होते हैं। यह किसके लिए, तो सामाजिक विज्ञान के लिए प्रयोग में लिया जाता है, क्योंकि इसमें टीचर क्या करते हैं, व्याख्यान देकर चीज़ों को समझाते हैं। मारिया मोंटेसरी विधि, इसके जनक कौन है, तो मोंटेसरी जी हैं, है ना। ये कहाँ के थे, तो इटली के शिक्षा शास्त्री थे। यह किसके लिए लाया गया था, तो मंदबुद्धि बालकों के लिए लाया गया था। बाद में सामान्य बुद्धि वाले बालकों के लिए भी इनका प्रयोग किया जाने लगा। फिर हमारा आया था डाल्टन विधि, जिनके जनक कौन है, तो कुमारी हेनरी पारखस्ट थे। फिर हमारा आता है भाषा संसर्ग विधि, जिसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण शिक्षण विधि भी कहते हैं ना, व्याकरण शिक्षण विधि भी कहते हैं। इस विधि में क्या हुआ था कि रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान किया जाता था। तो कौन सी कक्षा के लिए उपयोगी था ये, प्राथमिक कक्षाओं के लिए, भाषा की शुद्धता के लिए, है ना, इसका प्रयोग किया जाने लगा था। तो ये हमारा टीचिंग मेथड यहीं समाप्त होता है। CDP की पूरी प्लेलिस्ट डल चुकी है। आपको क्या सर्च करना है, लर्न विथ उषा साहू, आप सर्च कीजिए, आपको CDP की पूरी थ्योरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप जाकर वहाँ थ्योरी क्लास देखिए और बार बार क्या करिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, जिससे आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। आप चीज़ें समझना चाहते हैं तो पहले थ्योरी पढ़िए, फिर जाकर आप क्वेश्चन पढ़िए, है ना। तो ये आपको सर्च करना है प्लेलिस्ट, जिससे आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हिंदी भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तब भी आपको लर्न विथ उषा साहू हिंदी प्लेलिस्ट आप सर्च कीजिए, आपको पूरी की पूरी हिंदी की क्लासेस मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।